आज हम EMRS SST टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो टिलेज। जीरो टिलेज में कैसे क्या है ना कि क्रॉप्स को हम डायरेक्टली शो करते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्कस एनी 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो इसमें है कि ड्राईलैंड फार्मिंग, रेंटल फार्मिंग एंड वेटलैंड फार्मिंग। तो इसमें अब 4 में ना आप इजीली 3 मार्क्स स्कोर कर लोगे। क्वेश्चन में सेकंड है कि 2 वेज बताना है कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन किस तरीके से हमारी हेल्प करता है नेशनल डेवलपमेंट में। तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है ना, आप देख ब्लिंकिट का एग्जांपल दे सकते हो कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट अच्छी है तब तो वो 10 मिनट में पहुंचा दे रहा है ना, और कम्युनिकेशन अच्छी है तब तो आप उनको अब ट्रैक कर पा रहे हो। तो इसलिए आप 1.5 मार्क्स में 2 में कर लोगे। इसमें क्या है ना, EDFC का बताना है कि अगर रोड से जब रेल में जाते हैं तो किस तरीके से ये एक पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट है। तो एयर पोल्यूशन कम करेगा, कार्बन फुटप्रिंट कम करेगा, ट्रैफिक कंजेशन को घटाएगा, नॉइज़ को घटाएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन करेगा। वाइल्ड प्रोडक्शन कैसे घटाएगा? देखो कवच लगी होती है उसमें, तो कवच पहले बता देता है कि आगे में कुछ है, नहीं ऐसी उनकी फंक्शन चलती है। तो इसमें इजीली आप 1.5 स्कोर कर लोगे, तो मतलब 4 में 3 कर लोगे सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या है ना कि फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है कि टोटल जो पॉपुलेशन है ना बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया होता है, और एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होता है ना, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन बाय नेट कल्टिवेबल एरिया। नहीं, तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा कि उसने टोटल लैंड एरिया लिख दिया होगा। तो मान चलते हैं कि इसमें 1 मार्क वो स्कोर कर लेंगे, अब 0.5 मार्क स्कोर करेंगे। बी में क्या है ना कि बता रहा है कि जो इंडिपेंडेंट के बाद है ना पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से पॉलिसी ने ये किया, इम्पैक्ट किया। तो अब देख लो कि अगर पॉपुलेशन मतलब सेंट्रलाइज प्लान की बात करें तो इंडिपेंडेंट के बाद तो एक 1952 में पॉपुलेशन पॉलिसी आती है, एक 2000 में पॉपुलेशन पॉलिसी आती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मतलब हेल्थ सेक्टर में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके ना पॉपुलेशन ग्रोथ को और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करती है। तो इसमें आप 3 मार्क्स ले आओगे आसानी से, या मतलब 2.5 मार्क्स ले आओगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ना, फर्स्ट फ्यू मिनट्स आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होता है बिग बैंग के बाद, और ट्रांसपेरेंट कैसे होता है। तो फर्स्ट फ्यू मिनट्स आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होता है ना कि जब बहुत एक्सप्लोजन जब करती है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो अब एक्सप्लोजन तो हो गया, उसके बाद जो पार्टिकल्स है ना, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब मिल जाते हैं तो पार्टिकल बना लेते हैं, जो फोटोन एनर्जी होती है वो निकलना स्टार्ट होता है। तो निकलना जब फोटोन एनर्जी पास कर जाती है तो यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इसे एक्सप्लेन करना था। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि 4 में 2 मार्क्स आप ले आओगे, क्योंकि मे भी आपको उतना याद नहीं हो सकता है कि आप बिग बैंग आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपने रेडशिफ्ट के बारे में पढ़ा होगा, आपने CMB थ्योरी पढ़ी होगी, CMB के बारे में पढ़ा होगा, बट ये चीज़ें आपको टू द पॉइंट आपको याद नहीं होंगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि 2 मार्क्स आप ले आओगे 4 में। 5 में है कि कोस्टल विलेज इन ओडिशा, अगर साइक्लोन आता है तो नेचर वल्नरेबिलिटी क्या हो सकती है। तो वल्नरेबिलिटी अब देखो, सबसे वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंच सकता है, आदमी को नुकसान पहुंच सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है, जो वल्नरेबल पीपल है उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो वल्नरेबिलिटी तो बहुत सारी है, ठीक है। अब 5 का बी में क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हमारी क्या होनी चाहिए, पोस्ट, बिफोर और ड्यूरिंग, ठीक है। तो इसमें एक सेंडाई फ्रेमवर्क आता है कि 2015 से 30 तक, तो उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा है कि प्री में मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस एंड पोस्ट में रिस्पांस एंड रिकवरी की बात हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं मान के चलता हूँ कि लोगों को उतना याद नहीं होगा, प्लस उतने हड़बड़ी में होंगे, तो 2 मार्क्स के तो उन्होंने कर ही दिया होगा। 5 में 2 मार्क्स मतलब 4 में 2 मार्क्स 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। 6 नंबर में एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, कि 2 रीजन्स लिखने थे। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज जो कॉलोनियल इंटरेस्ट इंडिया में उनको सर्व करता है। तो सबसे पहले कि रॉ मटेरियल वो यहाँ से ले जाते थे, और दूसरा हम लिख सकते कि फिनिश मटेरियल को यहाँ पर डंप करते थे वहाँ से। तो बहुत सारी रॉ मटेरियल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, टिम्बर के बारे में लिख सकते हैं, कोल के बारे में लिख सकते हैं, आयरन ओर के बारे में लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर 6 का बी में है कि 1 एग्जाम्पल हमें बताना है कि रेलवे ने किस तरीके से एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट किया। तो पहले जो अब उसकी पहुंच आसान हो गई ना, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो पहले पेरिस हो जाया करता था रास्ते में ही। अगर गन्ने की बात करो तो शुगर केन क्या होता था, वो मतलब एक अगर टाइम पे क्रश नहीं करोगे तो जो मॉइस्चर क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी कम हो जाती है और शुगर कम निकलता है। तो यही सब हम लिख सकते हैं कि कैसे इम्पैक्ट किया। अब सी में है ना कि रेलवे प्राइमरीली मेंट फॉर इंडियन डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि रेलवे नहीं है, क्यों नहीं है, रोड है, क्यों है, हम इसीलिए है क्योंकि अभी भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है हम अच्छे से रोड प्रोवाइड कर सकती है। क्यों? क्योंकि MSME पे अभी भी इंडिया मतलब डिपेंडेंट है। क्लस्टर जो है ना डिस्पर्स्ड है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन नहीं है, इसलिए एक रीजन नहीं है, टाउन नहीं है। तो इस कारण से अभी भी रोड की जरूरत है हमें ज़्यादा, रेलवे की जरूरत भी है, लेकिन रोड की ज़्यादा जरूरत है डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन में 7 है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जब ग्रेट डिप्रेशन आता है तो
टू इम्पैक्ट्स ऑन द जर्मन इकोनॉमी, इकोनॉमी तबाह हो जाती है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, उसके बाद क्या होता है बताओ। जब जब डिप्रेशन हुआ था तो केवल जर्मनी नहीं, पूरे पूरे विदेश मतलब पूरे देशों में यही स्थिति थी, नहीं। तो हमने ये लिख दिया कि कैसे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट किया, लोगों के पास खाने को नहीं थे, पैसे नहीं थे खरीदने को। अब हिटलर का राज कैसे होता है, जब ये सारी कोई प्रॉब्लम है और मैं बोलूँगा कि मैं इस सारी प्रॉब्लम को सही कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, तो इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करता है, नेशनल ग्लोरी की बात करता है, तो फिर राजा फिर हिटलर होता है, सीधी सी बात है। तो 4 में 3 मार्क्स कोई भी ले आएगा। 8 में है ना कि हाउ डिड द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब फ्रांस बिफोर 89 से पहले क्या क्या सब्सिस्टेंस क्राइसिस थी। तो एक सोशल देंगे, पॉलिटिकल देंगे और इकोनॉमिक देंगे। सोशल में क्या लिखोगे, 3 स्टेट में बटे हुए थे, नहीं फर्स्ट थर्ड सेकेंड थर्ड स्टेट वाले में पता है कि वो क्या करते थे, टैक्स भरते थे, टिथे एंड टेलेको, नहीं। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक में क्या डालेंगे कि बहुत एक्स्ट्रावेगेंट था किंग, फालतू के पैसे खर्च करता था। पॉलिटिकल में क्या देंगे कि वो ऑटोक्रेटिक था, कोई डेमोक्रेटिक राइट्स थी नहीं, इसलिए रिपब्लिक जब फ्रांस बनता है 1789 में, नहीं स्टॉर्म ऑफ बास्टाइल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब देखते हैं कि थर्ड स्टोर को कैसे डिस्प्रोपोर्शनली इम्पैक्ट किया, क्योंकि भाई पैसे थे नहीं, इतनी क्राइसिस थी, और पैसे भरने किसको होते थे, टिथे एंड टेले कौन भरता था, भरता तो यही था ना, थर्ड स्टेट वाले लोग। तो इसलिए अब पॉपुलेशन भी इनकी ज़्यादा थी, तो गुस्सा भी उठता था, भाई सबसे ज़्यादा देख हम लोग, हमें पे शोषण किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें आप 4 में 3, 2.5 से 3 आराम से कर लोगे। अब 9 नंबर में है ना कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार बताने कि पैसिव रेसिस्टेंस जो है वेपन ऑफ वीक नहीं है। क्यों नहीं है भाई, सिंपल सी बात देखो, ये मॉरली स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं ना, वही पैसिव रेसिस्टेंस कर सकते हैं, जो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की बात है। तो इसलिए ये वीक का हथियार नहीं है, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग का हथियार है, गांधी के अनुसार वही कहना चाह रहे हैं। दूसरा क्या है ना कि बेस्ट वेपन टू कोलैप्स ब्रिटिश रूल इंडिया क्या था। तो बेस्ट वेपन तो सिंपल सी बात है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है, और मास मोबिलाइजेशन के थ्रू जो गांधी जी ने किया, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों ने क्या किया होगा, गांधी जी के अकॉर्डिंग भूल गए होंगे, वो लिख दिए होंगे कि गांधी जी के अकॉर्डिंग दिस, रिवॉल्यूशनरी के अकॉर्डिंग दिस। तो यहाँ भी कुछ लोगों ने गलती की होंगी। तो इसमें मैं मान के चलता हूँ कि 4 में 2.5 से 3 मार्क्स वो इजीली स्टिल स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल लैंडस्केप। ये बोल रहा है कि मतलब पॉलिटिकल लैंडस्केप तो ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, और दे हैव एम्पावर्ड लोकल गवर्नेंस सब्सटेंशियली। तो लोकल गवर्नमेंट को भी ये मतलब एम्पावर्ड किया, ठीक है। लेकिन तब भी परसिस्टेंट चैलेंजेस और मतलब चैलेंजेस है, और स्ट्रक्चरल चेंजेस में पूछ रहा है चीज़ें। तो देखो हाँ, ये तो किया, कैसे किया देखो, क्योंकि ग्रासरूट डेमोक्रेसी आई, नहीं ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, नहीं। इसके बाद देखते हैं परसिस्टेंट चैलेंजेस क्या है। परसिस्टेंट चैलेंज है ना, जैसे पति पंचायत है, मतलब पति ही चला रहे हैं भाई। अब 50% रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को, लेकिन महिलाएं क्या सच में रिप्रेजेंट कर पा रही हैं, एम्पावर मतलब पॉलिटिकली एम्पावर्ड तो हो गई, लेकिन क्या रियली में वो एम्पावर्ड हुई हैं। तो ये हमें देखने की जरूरत है, और इसी कारण से पति पंचायत का कॉन्सेप्ट है। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हुए, स्ट्रक्चरल चेंजेस में ग्राम सभा देखते हैं ना कि ग्राम सभा की किस तरीके से इसको एम्पावर किया गया, वो टैक्स ले सकती हैं, वो टैक्स इम्पोज कर सकती हैं, ये और सारी जो 29 सब्जेक्ट्स है ना, उसमें वो काम कर सकती है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हुए, वो हमें मेंशन करने थे यहाँ पे। तो मैं मान के चलता हूँ कि 2.5 मार्क्स यहाँ पे कोई ले आएगा इजीली। 11 नंबर में है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो मतलब जो हमारा पावर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंटरडिपेंडेंस है। जैसे जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है। तो लेजिस्लेटिव कोई कानून बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, कोई कानून को इम्प्लीमेंट करवाता है कौन, एग्जीक्यूटिव। अब मान के चलो कि लेजिस्लेटिव ने कोई कानून बना दिया, लेकिन वो गलत है, सही है, क्या है, नहीं है, तो देखेगा कौन, देखने का काम जुडिशरी करती है, नहीं किसके थ्रू करती है बताओ, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। अब देखो इसके अलावा रिट्स है, वो सारी चीज़ें, तो हम देख रहे हैं कि इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे आसानी से कोई भी 3 मार्क्स स्कोर कर लेगा। 12 का में देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप, नहीं प्रेशर ग्रुप क्या करता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करता है, नहीं किसी चीज़ को जो जनता की समस्या है उनको गवर्नमेंट के सामने लाता है, ये सारी चीज़ें। 3 एक्टिविटीज़ वही है कि मतलब मास को मोबिलाइज करेगा, कोई पॉलिसी के बारे में एक सिंगल राय बनाएगा, फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में गवर्नमेंट को मदद करेगा, ये सारी चीज़ें हैं कि आप आराम से लिख सकते हो इसमें। तो 4 में आराम से आप 2.5 मार्क्स कर सकते थे। 13 का में है ना कि पीपल एज ए रिसोर्स इनटू लायबिलिटी में कैसे हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप एजुकेशन नहीं दोगे किसी को, स्किल नहीं किसी के पास है, हेल्थ अच्छी नहीं है हमारी, तो क्या होगा, हम तो लायबिलिटी ही होंगे ना। तो ये सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, ये सारी चीज़ों को डेवलप करो, तो सीधी सी बात है कि ये हम लायबिलिटी नहीं है बल्कि हम एसेट होंगे, ठीक है। अब 13 का भी में क्या है कि सीजनल डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा, और ये पूछा है कि अगर हम जो
रिमेन्स अनचेंज मतलब पूछ रहा है कि ना जो ये क्या है सबसे पहले तो डिस्क्राइब कर दोगे सीजनल एंड डिस्गाइज क्या है। डिस्गाइज है कि मतलब फालतू के लोग लगे हुए हैं उसमें मतलब ज़्यादा से जितना ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा लोग किसी जगह पे काम कर रहे हैं, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो पूछ रहा है कि अप्लाई दिस कंसेप्ट टू अ टिपिकल इंडियन फार्मिंग, तो फार्मिंग सबसे ज़्यादा होता है पता है हमें। फैमिली टू एक्सप्लेन वाई प्रोडक्टिव रिमेन्स अनचेंज, बोला है कि प्रोडक्टिविटी जो है ना उतनी ही रहेगी अगर एक्स्ट्रा पीपल को हम रिमूव कर देंगे, क्यों क्योंकि उसकी ज़रूरत थी नहीं, तो रिमूव कर देंगे तो कोई प्रोडक्टिविटी पे हमारा इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो ये लिखना था, बहुत ईजी क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स आराम से ला सकते हैं 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होगा। नहीं, अब कुछ बोरो कर रहे हो तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, सीधी सी बात, जो जमीन का कागज होता है, जो मॉर्गेज पेपर होता है, हमारा लैंड एग्रीमेंट का पेपर होता है, तो ये सब हम दे सकते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट के रूप में, ठीक है। अब बी में पूछ रहा है ना 14 का बी में, 14 का बी में पूछा है कि फॉर्मल सेक्टर तो है लेकिन स्टिल अभी मतलब हायर ऑफ इंटरेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर वाले देते हैं, लेंडर देते हैं, लेकिन तब पर भी अभी मतलब ज़्यादा लोग वहीं पे क्यों लेते हैं अभी स्टिल, तो क्योंकि देखिए एक्सेसिबल है नहीं, लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, दूर है बैंकिंग फैसिलिटीज़, मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी है नहीं, तो इस कारण से अभी भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद भी हम इनफॉर्मल सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछा ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। अब मान लो सुपरवाइज नहीं करेगी तो क्या होगा, मान चलो मैं मुकेश अंबानी हूँ, मैं किसी SBI के पास लोन लेने गया, तो मैं इतना बड़ा आदमी तो क्या करेगा बताओ, देने का होगा 14% पे लो तो मुझे वो 8% पे दे देगा, क्योंकि पता था भाई ये तो पैसा डूबने वाला है नहीं, तो मुझे कम पैसे भी दे देगा और पहचान भी तो मेरी होगी ना, क्योंकि मैं तो मतलब ओहदे वाला आदमी हूँ, तो सीधी सी बात है। लेकिन अगर ऐसे ही हो गया तो क्या इकोनॉमी चल पाएगी, इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, जैसे 1929 में हुआ था, तो इसी तरह की सिचुएशन यहाँ भी मतलब डेवलप कर जाएंगी। तो इस कारण से एक कोहेसिव होना चाहिए, सबके लिए समान एक रूल होना चाहिए, तो इस कारण से नहीं सुपरवाइज करने की ज़रूरत है। और किसके थ्रू सुपरवाइज होता है, एक होता है बेसिस सिस्टम होता है, EVLR होता है, बैंक रेगुलेशन एक 1949 के थ्रू होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें इजीली ना मैं मानता हूँ कि 14 में ओवरऑल आप 2.5 से 3 मार्क्स कर लोगे। 15 का क्वेश्चन है कि एक केस स्टडी है कि एक बच्चा है कि मेडिसिन प्लांट लेके किताब की शॉप पे जाता है, तो पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई 2 लिमिटेशन ऑफ दिस बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन क्या है कि हो सकता है कि मैं जिस दुकान पे गया उसको मेडिसिन प्लांट की ज़रूरत ना हो, ठीक है, तो वो नहीं लेगा। तो अब देखो बार्टर सिस्टम वही है ना कि अब जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है वो चीज़ें जो एक्सचेंज कर रहा हूँ वो चीज़ आपको ज़रूरत होनी चाहिए, तो ये लिमिटेशन है। 2 लिमिटेशन पूछा, एक लिमिटेशन ये लिख दोगे, दूसरा लिमिटेशन ये लिख दोगे कि मतलब हो सकता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है वो उस टाइम पे अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है कि हाउ कुड मनी एज एन एक्सचेंज ओवरकम इट, मनी एज एन एक्सचेंज ओवरकम कैसे कर सकता है, तो ये भाई देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है इसकी स्टोर वैल्यू होती है, और क्या ये अवॉइडेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स करता है, नहीं तो ये सारी चीज़ों को आप मेंशन कर दोगे तो आप इजीली, अब मैं मानता हूँ कि ना कि 35 या 35 प्लस कर पाओगे, और 35 प्लस सेफ स्कोर है, इसमें आपने 35 कर लिया और उसमें आपके लगभग 30 बन रहे हैं, या 28 से लेके या 25 प्लस बन रहे हैं, 25 से 32 बन रहे हैं आपके मार्क्स, तो इसमें आपके 35 बन रहे हैं, तो आप देख लो ना आपके 65 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, और 65 मार्क्स से कट ऑफ कभी ज़्यादा जनरल का जाने वाला नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 68-9 मतलब 67, 65 में बोल रहा हूँ, 65 से 70 के बीच में